अस्सलाम वालेकुम, हाय दिस इज मो। इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेंस के बारे में। बेसिकली एज वी नो कि ये हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट की बायोकेमिस्ट्री सीरीज़ है जिसमें हम लोग कार्बोहाइड्रेट लिंक जितने भी टेक्निकल टॉपिक्स हैं उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये उस सीरीज़ की एक वीडियो है। एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड एंड ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन के बारे में। सो अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने पॉलीसेकेराइड के इंट्रोडक्शन और होमोपॉलीसेकेराइड को डिस्कस किया था। एंड इन दिस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स के बारे में। So basically, what are heteropolysaccharides? Right. First of all, the first question arise कि जो हेट्रो है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड ये होते क्या है? हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रिवाइज अ लिटिल बिट अबाउट पॉलीसेकेराइड। तो आपको पता है कि जो पॉलीसेकेराइड्स होते हैं ये इस तरह के कार्बोहाइड्रेट हैं जिसमें आपके पास मोर देन 10 मोनोसेकेराइड्स होते हैं और ये जो मोर देन 10 है ये अप टू थाउजेंड्स एंड लैक्स तक जो है वो मूव करता है, यानी मोर देन 10 अप टू 1 लाख, राइट। यानी कुछ कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे होते हैं जिनमें मतलब कि कुछ पॉलीसेकेराइड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो मोनोमर का काउंट है वो 1 लाख तक जाता है। ठीक है, आपको पता है कि जो पॉलीसेकेराइड है उनकी दो टाइप्स थी। वन थी होमोपॉलीसेकेराइड, मतलब कि इस तरह के पॉलीसेकेराइड जिनमें सिर्फ और सिर्फ वन टाइप ऑफ मोनोमर, मतलब कि इस तरह के आपके पास पॉलीसेकेराइड जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक किस्म का आपके पास मोनोसेकेराइड होता था, ठीक है, वो आपके पास होमोपॉलीसेकेराइड्स थे। अच्छा, बिकॉज होमो का मतलब ही सेम था। नाउ देयर इज हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड का मतलब होता है, हेट्रो मींस डिफरेंट। हेट्रोपॉलीसेकेराइड मींस इस तरह के पॉलीसेकेराइड्स जिसमें आपके पास 2 और मोर मोनोमर्स, मोनोसेकेराइड्स, मतलब कि दो या दो से ज्यादा। दो का मतलब ये नहीं है कि ओनली दो तक, दो का मतलब ये है कि दो की क्वालिटी, दो की टाइप, दो किस्म के। ये आपके पास टू और मोर मोनोसेकेराइड्स टाइप, ये बात याद रखिएगा, इट्स अ टाइप। फॉर एग्जांपल, अब जस्ट रैंडमली अगर एक पॉलीसेकेराइड में ग्लूकोज भी है, ठीक है, एंड फिर उसके बाद फ्रक्टोज भी है, और ये जो है, ये जो आपके पास ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज की चेन है ये दूर तक जा रही है, मतलब कि ग्लूकोज है, फिर फ्रक्टोज है, फिर फ्रक्टोज है, फिर ग्लूकोज है, मतलब कि ये जो है ये एक सक्सेसिव रिपीट्स के बाद ये रिपीट्स हो रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत लंबी चेन है। तो इस तरह के पॉलीसेकेराइड को जिसमें आपके पास दो या दो से ज्यादा, दो है ना, वन टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ मोनोसेकेराइड, मुझे कंप्लीट लिखना चाहिए, टू और मोर, लेट मी इरेज दैट फर्स्ट, टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। मोनोमर्स में लिख लेता हूँ यहाँ पर, आप मोनोमर्स से मुराद मोनोसेकेराइड समझ सकते हैं। सो इसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं दो ही हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन द फर्स्ट वन वी हैव इज पेप्टाइडोग्लाइकैन। पेप्टाइडोग्लाइकैन, यस, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है कि पेप्टाइडोग्लाइकैन मतलब कि ये तो एक कॉन्जुगेट है, बिकॉज आपको पता है कि कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि जो कि दो या दो से ज़्यादा नेचर के मॉलिक्यूल के साथ मिलकर बने हुए हैं। पेप्टाइडो मीन्स प्रोटीन एंड ग्लाइकेन मीन्स एग्जैक्टली पॉलीसेकेराइड, लेकिन इसके अंदर जो ग्लाइकेन है, ठीक है, वो एक हेट्रोपॉलीसेकेराइड है। हेट्रोपॉलीसेकेराइड, आपको पता है कि जो आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर जो आपके पास हेट्रोपॉलीसेकेराइड होता है वो दो किस्म के मोनोमर्स से मिलकर बनता है। एक को आप लोग कहते हैं नैग, एग्जैक्टली, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और जो दूसरी टाइप है उसको आप लोग नैम कहते हैं, एग्जैक्टली, नैम, यानी कि एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, राइट। और ये जो नैग और नैम है ये आपस में बीटा, लेट मी राइट, बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैं यहाँ पर नैग और नैम का स्ट्रक्चर जब आपको सही से एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे हम लोगों ने इनको कार्बोहाइड्रेट्स के डेरिवेटिव में अच्छी तरह से डिस्कस कर रखा है कि नैग क्या होते हैं और नैम क्या होते हैं, लेकिन मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। नैग और नैम असल में दोनों जो हैं ये असल में आपके पास जो ग्लूकोज है, ठीक है, उसके डेरिवेटिव्स हैं। कैसे बनते हैं? सो सबसे पहले हमें साइक्लिक फॉर्म में ग्लूकोज बनाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस मेड द ग्लूकोज right there, erase, make a little bit longer, right, there is your glucose, ठीक है, which is in beta form, right, there is your OH, there is your H, there is OH, there is your H, there is your OH, and there is your H, and there is your CH2OH, right। ये आपके पास एक बीटा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, बट इट इज, इट्स अ
बीटा डी ग्लूकोज राइट। अच्छा, सो नैग क्या होता है? नैग बनाने के लिए आपने क्या करना है कि आपने बीटा डी ग्लूकोज के जो कार्बन नंबर 2 है, 2 OH यानी 2 के OH, यानी इसकी जगह पे आपने लगाना है N एसिटाइल। सो आइए उसको बना के देखते हैं। सो अगर मैं इसके कार्बन नंबर 2 की जगह जो OH है उसको मैं रिमूव कर दूं। अच्छा, हम लोगों ने एक्सप्लेन भी कर रखा है कि किस तरह से ये जो नेक ये किस तरह से बनता है। होता कुछ है कि जो आपके पास N एसिटाइल है, ठीक है, वो आके अटैक करता है यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन के ऊपर, बिकॉज इट इज द मोस्ट रिएक्टिव कार्बन इन दिस सर्कुलर फॉर्म, ठीक है, सर्कुलर में भी और वैसे भी, बिकॉज इसके ऊपर कार्बन आया होता है। तो यहाँ से जो N एसिटाइल है वो यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ आ जाता है, राइट। अच्छा, तो ये कुछ आपका जो N एसिटाइल है ये कुछ इस तरह से दिखता है। N मीन्स नाइट्रोजन, राइट। देयर इज योर कार्बन विच इज double bonded with oxygen, right, and there is your CH3 mean methyl is CH3. This structure is known as your NAG, यानी कि N एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, राइट। सो इस तरह से अगर मैं नैम को बनाऊं तो नैम भी असल में आपका ग्लूकोज का डेरिवेटिव है, राइट। अगर नैग बनाऊं तो नैम बनाने के लिए भी मुझे कार्बो मतलब कि ग्लूकोज फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना पड़ेगा। सो देयर इज योर, लेट मी ड्रॉ इट फर्स्ट। दिस इज, लेट मी रेज द अबव वन, ताकि आई होप सो कि आपने ये नोट कर रखा होगा, बिकॉज इट्स डिस्टर्बिंग मी। लेट मी ड्रॉ इट, CH2OH, राइट, एंड देयर इज योर OH, देयर इज योर H, राइट, एंड देयर इज योर OH, देयर इज योर H, राइट, एंड देयर इज योर H, ठीक है। और नैम के अंदर ये भी होता है, मतलब कि दिस N एसिटाइल भी होता है, बिकॉज आपको पता है कि नैग मीन्स N एसिटाइल म्यूरामिक एसिड ना, तो यहाँ पर मुझे N एसिटाइल भी बनाना पड़ेगा। दिस इज मिथाइल, मैं इसको सिर्फ ME से शो कर रहा हूँ। अच्छा, सो लेट मी कंप्लीट इट्स एनोमेरिक फॉर्म, OH। अच्छा, सो ये तो बहुत सिमिलर है इससे ना, मतलब कि नैम जो है ये भी नैम नहीं, ये असल में नैग ही है। नैम तब बनता है जब आपने जो कार्बन नंबर 3 है, कार्बन नंबर 3, इसके जो OH है इसकी जगह पे आपने लैक्टिक एसिड लगाना होता है। इसकी जगह पे आपने लैक्टिक एसिड, यहाँ इसको मैं सिर्फ और सिर्फ R से शो कर रहा हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मैं इस बोर्ड को बिल्कुल 3 डायमेंशनल में कन्वर्ट करके ऊपर बना सकता हूँ। तो इस R को मैं यहाँ पर एलिबरेटली लिख देता हूँ। सो दिस R इज व्हाट, दिस R इज योर कार्बन, मतलब कि ये जो बॉन्ड है ये रही, ठीक है, OH से जुड़ा हुआ है, ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि जो आपके पास लैक्टिक एसिड है वो भी एक 3 कार्बन बेस्ड OH, राइट, देयर इज योर H, और ऊपर भी आपके एक H, ठीक है, और नीचे ये कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा होता है। सो दिस इज योर लैक्टिक एसिड। लेट मी रेज द अबव वन। सो इस तरह से आपका जो है वो लैक्टिक एसिड आपका दिखता है। सो ये लैक्टिक एसिड है ये यहाँ पर प्रेजेंट होता है। असल में ये जो आपके पास शुगर है, ठीक है, ये इस तरह से प्लेन, मतलब कि इसका जो ये फेस है, लेट मी ड्रॉ द हैविट प्रोजेक्शन कंप्लीटली। असल में हैविट बनाई नहीं है बिकॉज उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। अच्छा, हैविट क्या है, अगर आपको ये नहीं पता तो आपको मोनोसिस्टाइड की जो वीडियो है उसको देखनी पड़ेगी। असल में हैविट इस तरह की प्रोजेक्शन जो कि कार्बन को, मतलब कि जो मोनोसिस्टाइड है उसको सर्कुलर फॉर्म में शो करती है। उसका बेनिफिट ये है कि आप उस हैविट प्रोजेक्शन से कार्बोहाइड्रेट को जो है वो 3 डायमेंशनल फॉर्म में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये जो मैंने डार्क करने की कोशिश की है वो सही से नहीं है, तो ये जो आपकी तरफ है, ठीक है, और ये बिल्कुल इस तरह से शुगर, और ये जो R है ये कुछ यूं लगा, और इस R की जगह पे क्या है एग्जैक्टली, जो लैक्टिक एसिड है कुछ यूं लगी हुई है, और ये जो H है ये इस तरह से यूं लगा, राइट। सो दिस इज हाउ नैम्स लुक्स लाइक। सो एज वी नो कि ये जो है ये आपस में बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ जुड़े होते हैं। बीटा यानी एज वी नो कि इसकी जो एनोमेरिक फॉर्म है वो बीटा है, राइट, दिस इज बिकॉज OH ऊपर की तरफ है। अच्छा, सो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 4, तो होता कुछ यूं है कि ये जो है ये OH ये इसके साथ रिएक्ट करता है, और यहाँ पर इस तरह से बीटा 1,4, लेट मी रेज दैट फर्स्ट, देन लेट मी मेक द ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, so it will look something like that. सो ये आपके पास एक नैग का स्ट्रक्चर है, मतलब कि ये आपके पास जो है वो ग्लाइकेन का स्ट्रक्चर है, मतलब कि जो आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन में हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है उसका जो डाइसेकेराइड है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये जो है ये बाद में रिपीट होते हैं, ये बाद में रिपीट होते हैं, और एक लंबा सा, मतलब कि एक लंबा सा जो है आपके पास एक पॉलीसेकेराइड बनता है। मतलब इसके बाद फिर ये जो बीटा फॉर्म है ये आके यहाँ अटैच होगा, तो मतलब कि
इसके बाद फिर वापस नेम आएगा, नेम के बाद वापस फिर नेग आएगा, नेग के बाद वापस फिर नेम आएगा। तो ये जो आपके पास चेन है ये चलती रहेगी। अच्छा, सो मैं यहाँ पर आपको जो है जो आपके पास पेप्टाइड है, ठीक है, उसको भी मैं आपको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सो जो आपके पास पेप्टाइड है उसके लिए मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक बात याद रखनी है कि जो भी आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर, अच्छा आपको पता है कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है, आई होप कि पता होना चाहिए कि जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है वो बैक्टीरिया की सेल वॉल बनाती है। क्या बनाती है? बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। अच्छा, सो इसके अंदर जो पेप्टाइड है, ठीक है, पेप्टाइड वो डिपेंड करता है स्पीशी के ऊपर, यानी कि जो पेप्टाइड पोर्शन है पेप्टाइडोग्लाइकेन के अंदर वो स्पीशी टू स्पीशी वेरी करता है। अगर हम लोग स्टेफिलोकोकस ऑरियस की बात करें, यानी एस ऑरियस, स्टेफिलोकोकस ऑरियस एक बैक्टीरिया का नाम है, उसके अंदर ये जो आपके पास पेप्टाइड है, मतलब कि जो आपके पास प्रोटीन सेक्शन है इस पेप्टाइडोग्लाइकेन का, वो 4 अमाइनो एसिड के ऊपर कंस्टिट्यूट करता है। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आता है एल एलेनिन, मतलब कि लेट मी ड्रॉ तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट, एल एलेनिन, डी ग्लूटामिक एसिड, जिसको आप लोग यहाँ पर ग्लूटामेट कह सकते हैं, ग्लूटामेट जिसको आप लोग ग्लूटामिक एसिड कह सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर उसको लोग ग्लूटामेट इसलिए कहते हैं बिकॉज ये आयनाइज फॉर्म में होता है। उसके बाद आपके पास आता है एल लाइसिन, ठीक है, एल लाइसिन, एल लाइसिन, एंड एट द एंड यू गॉट डी एलेनिन, डी एलेनिन, ठीक है। और ये इस तरह से कुछ आपको पता है कि आपस में पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। सो आई होप सो कि आपको ये एज्यूम हो रहा होगा। सो फॉर एग्जांपल दीज आर द एक्चुअल अमाइनो एसिड, इस तरह से। और ये जो अमाइनो एसिड है ये इस प्रोटीन, ये इस लैक्टिक एसिड के साथ, मतलब कि ये इस लैक्टिक एसिड के साथ जुड़े होते हैं। ये जो आपके पास OH है, ठीक है, ये उस बॉन्ड में पार्टिसिपेट करता है उसके अमाइन पोर्शन के साथ, और यहाँ पर वो जो है एक अमाइन बॉन्ड बनाता है, राइट। आई कैन नॉट ड्रॉ बिकॉज उसके लिए एक बहुत मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ और फिर ड्रॉ करूँ तो एक 3 डायमेंशन मुझे चाहिए होगा, बट आई होप सो कि आपको एज्यूम हो रहा होगा। मतलब कि ये जो आपके पास ये 4 अमाइनो एसिड की जो आपके पास स्ट्रिंग है, जो चेन है, ठीक है, ये एल एलेनिन से, मतलब कि एल एलेनिन से ये आपके पास ये जो लैक्टिक एसिड है इसके कार्बन नंबर 3 के जो OH है उसके साथ जुड़ी होती है, मतलब कि बॉन्ड बनाती है। और इस तरह से ये जो आपके पास पेप्टाइडोग्लाइकेन का मॉलिक्यूल है वो आपको इस तरह से दिखता है। सो एज यू कैन सी इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन के ये आपके पास उसकी वंडरफुल सी डायग्राम है। एज यू कैन सी कि यहाँ आपके पास नेक भी है, नेम भी है, ठीक है, और आपके पास जो 4 अमाइनो एसिड है इन केस ऑफ स्टेफिलोकाकस ऑरियस, उसके जो सीक्वेंस है वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ पर एक नीचे देख सकते होंगे पेंटाग्लाइसिन। ये क्या है? असल में ये एक एक्स्ट्रा तो नहीं कहेंगे, ये स्ट्रक्चर में ही है, लेकिन ये असल में किस तरह कि आपके पास 5 अमाइनो एसिड पर मुश्तमिल एक चेन होती है जो कि एक प्रोटीन सेक्शन को, मतलब कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के एक प्रोटीन सेक्शन को उसके साथ वाले जो नेबर पेप्टाइडोग्लाइकेन का प्रोटीन सेक्शन है उसके साथ कनेक्ट कर रही है। एज यू कैन सी यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, और यहाँ पर आपको बॉन्डिंग भी शो हो रही है। इसमें आपके पास बीटा 1,4, मतलब कि ये जो है ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपके पास बैक्टीरियल सेल वॉल का, कि माइक्रो लेवल में उसकी जो एक लेयर होती है, वैसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, मतलब अप टू 50 to 60 लेयर्स जब मिलती हैं तो वो जो सेल वॉल की थिकनेस है वो बनती है, और इसकी जो थिकनेस वो एक्स्ट्रा हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि वो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, राइट। सो इस तरह से जो है आपका पेप्टाइडोग्लाइकेन दिखता है। अब आइए बात करते हैं एगरोस के बारे में। सो भाई ये बात करते हैं एगरोस के बारे में। अगर आपने बायोकेमिस्ट्री लैब में यानी किसी भी लैब में काम किया है जहाँ पर मीडियाज होते हैं, यानी जहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ की जाती है, जहाँ पर माइक्रोबियल ग्रोथ की जाती है, तो वहाँ पर आपको एगर से आपका पाला जरूर पड़ा होगा। एग्जैक्टली जो एगर है आपको पता है कि वो किसी भी मीडिया में एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है, तो वो जो एगर है वो असल में ये एगरोज ही होता है। तो आपको पता है कि जो एगरोज है इट्स अ हेट्रोपोलीसेकेराइड की एक टाइप। तो उसके जो आपके पास मोनोसेकेराइड यानी जो उसके मोनोसेकेराइड है वो आपके पास 2 किस्म के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव 3,6-N-hydro L-galactase। व्हाट इट इज मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ बाय मेकिंग द स्ट्रक्चर, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट द नेम 3,6-N-hydro L-galactose। और ये जो है ये आपके पास बीटा 1,4,1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बॉन्ड होता है विद डी गैलेक्टोज, राइट। सो इसका जगह स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। सो आपके पास एगरोस का जो डाइसेकेराइड है विच इज 3,6-N-hydro L-galactose विच इज बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंक्ड विद डी गैलेक्टोज, ठीक है, वो आपके पास कुछ इस तरह से दिखता है। लेट मी एक्सप्लेन 3,6-N-hydro L-galactose। 3,6-N-hydro का मतलब होता है कि आपके पास कार्बन नंबर 3 and 6 ऑफ L-galactose, L है, ठीक है, उनके दरमियान एक N-hydro ग्रुप है, मतलब कि दिस इज द N-hydro ग्रुप, मतलब कि इसके OH की जगह पर ऑक्सीजन, मिथाइल, ठीक है, और विच इज लिंक्ड विद दिस CH2, राइट। अच्छा, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपके पास 3,6-N-hydro L-galactose है ये आपके पास बीटा, दिस इज योर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज,
ये आपके पास बीटा है, राइट। दिस इज योर बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मतलब कि ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ बाउंडेड है विद डी गैलेक्टोज, ये आपका डी गैलेक्टोज। अच्छा, इन टर्म्स ये जो डी गैलेक्टोज है ये इस मतलब कि जो इसके बाद वाला 3,6 हाइड्रो एल गैलेक्टोज आएगा, बिकॉज आपको पता है कि ये रिपीटिंग स्ट्रक्चर, मतलब कि इसके बाद ये आया, ठीक है, यानी कि 3,6 हाइड्रो एल गैलेक्टोज के बाद डी गैलेक्टोज आया, डी गैलेक्टोज के बाद वापस 3,6 हाइड्रो आएगा, उसके बाद वापस डी गैलेक्टोज आएगा, तो ये रिपीट होते रहेंगे, मतलब कि जैसे रिपीटिंग डायसेसाइड। तो ये जो आपके पास डी गैलेक्टोज है ये आपके पास जो नेक्स्ट आपके पास 3,6 हाइड्रो आएगा, ठीक है, उससे ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मतलब कि यहाँ से ये जो है ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ बाउंडेड है विद दिस अपकमिंग 3,6 हाइड्रो एल गैलेक्टोज। सो आपका जो आपके पास एगरोज है उसका डायसेक्राइड कुछ इस तरह से होता है। अच्छा, वन थिंग शुड रिमेंबर कि कुछ आपके पास यानी कि नोट लिखेंगे, नोट विच इज दैट के very few of L galactose यानी 3,6 हाइड्रो 3,6 हाइड्रो L galactose are सल्फर ईस्टरिफाइड। सल्फर ईस्टर मतलब कि इसका कहने का मतलब यह है कि आपके पास कुछ 3,6 हाइड्रो एल गैलेक्टोज, मतलब कि आपके पास एगरोज के अंदर ये 3,6 हाइड्रो एल गैलेक्टोज और डी गैलेक्टोज की एक लंबी चेन है, और इस लंबी चेन में से सिर्फ और सिर्फ कुछ आपके पास 3,6 हाइड्रो एल गैलेक्टोज ऐसे होंगे जिनके OH की जगह पर, फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंटली दिस कार्बन नंबर 2 OH की जगह पर आपके पास एक सल्फर ईस्टर लगा होगा। दिस इज योर सल्फर एंड दिस इज ईस्टर, राइट। सो ये आपके पास जो है ये एगरोज का स्ट्रक्चर है। एंड वन थिंग यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि जो आपके पास एगरोज है उसकी आपके पास दो टाइप्स होती हैं। कितनी? दो। द फर्स्ट इज एगरोबायोज, एगरोबायोज विच इज अ लीनियर पॉलीसेकेराइड, लीनियर पॉलीसेकेराइड। और जो दूसरी है वो है आपके पास एगरोपेक्टिन, एग्जैक्टली वो होगा ब्रांच, जस्ट लाइक स्टार्च। स्टार्च में दो थी ना, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज वाज लीनियर एंड अमाइलोपेक्टिन वाज एग्जैक्टली ब्रांच्ड। उसमें ये आपके पास एगरोपेक्टिन विच इज ब्रांच। अच्छा, सो ये जो एगर है ये आपके मतलब कि जो आपके पास एगरोज है ये एगर की शक्ल, मतलब कि मीडिया को सॉलिडिफाइड किस तरह से करता है। होता कुछ में कि आपके पास आप सबसे पहले क्या करते हैं कि जो एगर पाउडर है उसको लेते हैं और पानी में मिक्स करके गर्म पानी में उसको हीट अप करते हैं। उससे होता ये है कि जो आपके पास एगरोज की लंबी लंबी पॉलीसेकेराइड की चेन है उनमें से वो जो है वो आपस में इस तरह से मिक्स हो जाती हैं, राइट। वो आपस में एक दूसरे के ऊपर वाइंड अप होती हैं और उस वाइंड अप में बीच में जो है वो वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं। और वो जब वो हल्का सा ड्राई आउट होता है, मतलब हल्का सा ठंडा होता है, तो वो जो ट्रैप्ड आपके पास पॉलीसेकेराइड है वो आपके पास उस मीडिया को सॉलिडिफाई कर देती है। सो इस तरह से आपका जो एगर है वो काम करता है, विच वी हैव सीन इन वेरी लेबोरेटरीज। सो भाई ये बात करते हैं ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस के बारे में। ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस के बारे में। सो ये जो आपके पास ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेंस है ये भी आपके पास एक किस्म के हेटेरोपॉलीसेकेराइड है। अच्छा, इसके अंदर आपके पास बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो आपके पास बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी कॉमनैलिटी है, मतलब कि बहुत कॉमन है। वो कॉमन स्ट्रक्चर कुछ ये कहता है कि ये जो ग्लाइकोज अमाइनोग्लाइकेन है ये रिपीटिंग डाइसेकेराइड के बने होते हैं, मतलब कि दे आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग डाइसेकेराइड्स। और उन रिपीटिंग डाइसेकेराइड्स में से जो एक आपके पास होता है वो आया तो नेग होता है, नेग यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन, या आया तो वो आपके पास नेगा होता है, नेगा यानी या तो नेगा यानी कि एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन। मैं यहाँ पर खाली गैलेक्टोज लिख रहा हूँ, यानी कि एन एसिटाइल गैलेक्टोज अमाइन, राइट। ये आपके पास उन रिपीटिंग डाइसेकेराइड में से एक मोनोसेकेराइड है। दूसरा आपके पास होता है यूरोनिक एसिड। यूरोनिक एसिड असल में इस तरह से बनता है कि आपने जो किसी भी मोनोसेकेराइड का जो लास्ट कार्बन होता है, राइट, उसको आपने ऑक्सीडाइज करना है, मतलब कि उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है। वो बेसिकली इस कन्फर्मेशन में होगा, मतलब कि वो अपना एक प्रोटॉन जो है वो लूज कर देगा, यानी कि वो यूरेनेट हो जाएगा,
मतलब कि यूरोनेट, फॉर एग्जांपल ग्लूकोरोनेट, फॉर एग्जांपल गैलेक्टोरोनेट। सो अब आइए वन बाय वन, ये जो आपके पास दो ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन है, वैसे तो बहुत किस्म के हैं, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ दो डिस्कस करूंगा, जो क्या फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास होगा हाइलुरोनिक एसिड, देन वी विल डिस्कस हेपेरिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस हाइलुरोनिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव हाइलुरोनिक एसिड। सो एज वी नो कि इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इसी फंडामेंटल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस करेगा। सो इसका जो डायसेक्राइड में से एक जो मोनोमर है वो आपके पास नैग है, यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, और ये जो नैग है ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ बॉन्डेड है विद ग्लूकोरोनिक एसिड। ग्लूकोरोनिक एसिड, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ यूं दिखेगा। सो आपके पास जो हाइलुरोनिक एसिड का जो डायसेक्राइड होता है उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। एज यू कैन सी कि ये आपके पास नैग है, मतलब कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, ठीक है, और ये आपके पास ग्लूकोरोनिक एसिड, मतलब कि कार्बन नंबर 6 को, कार्बन नंबर मतलब कि लास्ट कार्बन कौन सा था, कार्बन नंबर 6, इसको आपने ऑक्सीडाइज कर दिया एंड कन्वर्टेड इनटू COOH। लेकिन आपको पता है कि ये जो COOH है इसका पीक है वेल बिलो pH 7 है, तो ये अपना प्रोटॉन लूज कर देता है। तो आपके पास कुछ जो आपके पास हाइलुरोनिक एसिड का डायसेक्राइड है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ये आपके पास है बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, व्हाट्स इट इज, इट्स बीटा 1,4, राइट। अच्छा, वन थिंग शुड बी रिमेंबर कि जब आपके पास ये जो ग्लूकोरोनिक एसिड है ये नेक्स्ट आपके पास नैग के साथ कन्वर्ट होगा, मतलब कि नेक्स्ट एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के साथ कनेक्ट होगा, तो वो होगा विद बीटा 1,3 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, मतलब कि जो नेक्स्ट वाला आपके पास नैग अटैच होगा वो एट द कार्बन नंबर 3 होगा, ठीक है। लेकिन वो जो नेक्स्ट ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ अटैच होगा वो बीटा 1,4 होगा। इससे एक अजीब से एक मतलब कि एक अजीब सी डायरेक्शन और एक अजीब सी शेप बनती है, किसकी, हाइलुरोनिक एसिड के पॉलीसेक्राइड की, जो कि इसको एक इंपॉर्टेंट फंक्शन देते हैं। आपको पता है कि जो हाइलुरोनिक एसिड है ये आपकी बॉडी में एज अ कनेक्टिव टिश्यू के तौर पर काम करता है, मतलब एज अ कनेक्टिव टिश्यू, इसके बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये आपके बोन्स में प्रेजेंट होता है, बोन्स। फॉर एग्जांपल जो आपकी इंटेस्टाइनल कवरिंग है, इंटेस्टाइनल कवरिंग मतलब कि इंटेस्टाइन के ऊपर जो आपकी एपिथेलियम है, उस एपिथेलियम के ऊपर यानी इंटेस्टाइनल लेयर, जो लेयर है वो आपकी हाइलुरोनिक एसिड की बनी होती है, ठीक है। इसके अलावा ये आपके जॉइंट्स में भी प्रेजेंट होता है, जॉइंट्स, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो आपका ओवा है, यानी वो सेल जिसके साथ मेल का स्पर्म जाके मीट अप करके फर्टिलाइजेशन करेगा ह्यूमन के अंदर, ओवा, उसके अंदर भी ये हाइलुरोनिक एसिड लगा होता है। जो आपके पास स्पर्म होता है, स्पर्म, राइट, उसके पास एक एंजाइम होता है हाइलुरोनेज, वो जाके क्या करता है, वो इस ओवा के ऊपर, यानी जो ओवा के अंदर, यानी इसके पास वो एंजाइम था हाइलुरोनेज, ठीक है, यानी कि HAS, उसने उस ओवा के ऊपर जो आपके पास हाइलुरोनिक एसिड की जो आपके पास लेयर थी उसको डीनेचर कर दिया और वो ओवा के अंदर इंटर हो गया। तो इस तरह से ये जो आपके पास हाइलुरोनिक एसिड है इसका ये आपके पास बहुत सारे फंक्शन है आपकी बॉडी के अंदर। सो भाई बात करते हैं हेपेरिन के बारे में। अगर आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग मेडिकल साइंस, तो आपको पता है कि आपके ब्लड में एक एंटी कोएगुलेंट होता है जिसको आप लोग हेपेरिन कहते हैं। इट्स अ एंटी कोएगुलेंट। कोएगुलेशन मीन्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, राइट। सो एंटी कोएगुलेटिंग मतलब कि एंटी कोएगुलेंट ऐसा सब्सटेंस जो कि ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। इसका जो यूज़ है ये आपके पास लिविंग सिस्टम में भी और लिविंग सिस्टम के बाहर भी बहुत यूज़ है। फॉर एग्जांपल जब आप ब्लड डोनेट करते हैं या आपका कोई ब्लड टेस्ट किया जाता है जिसको, यानी ऐसा ब्लड जिसको एक लंबे टाइम तक स्टोर करना है, उसके अंदर हेपेरिन, सिंथेटिक हेपेरिन डाला जाता है। उससे क्या होता है, वो ब्लड क्लॉट नहीं होता और उसकी लाइफ जो है वो बढ़ जाती है। अच्छा, अब आइए बात करते हैं जो हेपेरिन है वो क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ ग्लाइकोज अमाइनो ग्लाइकेन, ठीक है। अगर इसकी डाइसेक्राइड के ऊपर बात करें, सो इसका जो डाइसेक्राइड है इट इज़ डी ग्लूकोरोनिक एसिड, लेकिन वो जो डी ग्लूकोरोनिक एसिड है वो थोड़ा सा स्पेशल है। किस तरह से स्पेशल है, इट इज़ सल्फेट एसिलाइटेड, मतलब कि इट हैज़ एसिलेटेड सल्फेट एट कार्बन नंबर 2, मतलब इट हैज़ one of the most complex disaccharide I have ever deal, acylated sulfate at carbon number 2, मतलब कि of ग्लूकोरोनिक एसिड, ग्लूकोरोनेट कह सकते हैं बिकॉज ये एसिडिक फॉर्म में होता है, मतलब कि आयोनिक फॉर्म में होता है, ठीक है। और जो इसका दूसरा आपके पास मोनोसेक्राइड है वो एक ग्लूकोज है, ठीक है। वो एक क्या है, मतलब कि द सेकंड वन इट्स अ ग्लूकोज, लेकिन वो जो ग्लूकोज है वो एट कार्बन नंबर 2
एट कार्बन नंबर 2 एन सल्फेटेड है, एन सल्फेटेड, राइट। और ये भी नहीं, उसके पास जो कार्बन नंबर 3 मतलब कि ग्लूकोज के कार्बन नंबर 3 एंड 6 के ऊपर आपके पास अलग से सल्फेट लगे हुए हैं। सो अब आइए इसको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे। अगर इसकी लिखूं मैं उसको तो इट लुक समथिंग लाइक दैट के ग्लूकोरोनेट, ठीक है, विच इज मतलब के ग्लूकोरोनेट का जो कार्बन नंबर 2 है वहाँ पर एसाइलेटेड सल्फेट है, इसको आप लोग I2O A2S इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट। और ये जो है ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के साथ बॉन्डेड है विद ये बड़ा कम्प्लेक्स नेम है, इसको आप लोग कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं कि आपके पास GLC, राइट, एंड इट्स N2S मतलब के N सल्फेटेड एट कार्बन नंबर 2, ठीक है, एंड इट्स 3S मतलब कि 3 पे भी सल्फेट है और 6 पर भी सल्फेट है, ठीक है। और इन टर्म्स ये जो फर्दर बॉन्डेड है, ठीक है, ये है मतलब कि ये इसके साथ जो नेक्स्ट वाला आपके पास 2 के ऊपर एसाइल सल्फेटेड ग्लूकोरोनेट आएगा उसके साथ भी ये अल्फा 1,4 बॉन्डेड है, मतलब कि इट्स एट 1,4 बॉन्डेड है, राइट। सो एज यू कैन सी ये आपके पास हेपेरिन का जो डाइसैकराइड है उसकी एक्चुअल उसकी स्ट्रक्चर है। एज यू कैन सी एट फर्स्ट यू हैव व्हाट एग्जैक्टली अ ग्लूकोरोनेट, ठीक है, जिसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर आपके पास क्या है एग्जैक्टली एसाइलेटेड सल्फेट, ठीक है। और ये जो है ये फर्दर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना रहा है विद ग्लूकोज, जिसके आपके पास कार्बन नंबर 2 के ऊपर एन सल्फेटेड है, ठीक है, और उसके 3 और 6 के ऊपर आपके पास सल्फेट ग्रुप लगा हुआ है। सो सच अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो आपको पता है कि जो आपके पास हेपेरिन है इट इज वन ऑफ द मोस्ट चार्ज सब्सटेंसेस, मतलब कि स्टडी ये कहती है कि हेपेरिन हैज द हाईएस्ट चार्ज density throughout the living system. Oh my god, throughout the living system मतलब कि पूरे के पूरे लिविंग सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी हेपेरिन की है। बिकॉज आपने अभी इसका स्ट्रक्चर देखा, इसके ऊपर कितने सल्फेट, कितने इसके ऊपर जो है वो एन सल्फेट, ठीक है, कितने इसके ऊपर जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड भी है, मतलब कि इट्स सो मच चार्ज डेंस स्ट्रक्चर। तो भाई क्विक देखते हैं कि हाउ डज हेपेरिन वर्क्स। अच्छा, तो आपको पता है कि एक एंटीकोएगुलेंट है, तो काम इस तरह से करता है कि आपके ब्लड में आपको पता होता है कि दो चीजें हैं, एक है आपके पास एंटी थ्रोम्बिन और एक है आपके पास थ्रोम्बिन। मतलब कि होता कुछ है कि जब कभी भी आपके ब्लड को जो है वो कोएगुलेट करना होता है तो उसमें एंटी थ्रोम्बिन एक प्रोटीन है जो कि एक्टिवेट होता है और वो जाके एक एंजाइम विच इज थ्रोम्बिन उसके साथ कनेक्ट करके उसको एक्टिवेट कर देता है। मतलब कि ये आप इसको इसका कोएंजाइम भी कंसिडर कर सकते हैं। तो जो आपके पास हेपेरिन है, राइट, वो जाके इसको टारगेट करता है एंटी थ्रोम्बिन को और इसको डीएक्टिवेट करता है, और जब ये डीएक्टिवेटेड एंटी थ्रोम्बिन इसके साथ कॉन्टैक्ट में आएगा तो वो थ्रोम्बिन को भी डीएक्टिवेट कर देगा। और आपको पता है कि अगर थ्रोम्बिन डीएक्टिवेट हुआ तो ब्लड कोएगुलेट नहीं करेगा एंड ये जो हेपेरिन का फंक्शन है ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाए। सो दिस इज हाउ योर हेपेरिन वर्क्स। सो दैट वाज इट विद दिस वीडियो। आई होप सो कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड एनीवन जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे, टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय।